देखिए कल जो हम लोग का मैंने बताया था आपको, ये तो कैसे मतलब ये तो बेसिक था, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे डेसिमल है, उसके बाद फिर बाइनरी है, फिर ऑक्टल है, फिर हेक्साडेसिमल है, ठीक है ना। तो अभी ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हो गया, उसी के बाद डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे, फिर डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल करेंगे। लेकिन इसका एक बहुत शॉर्ट मतलब बहुत ही यूनिक टेक्निक है, वो अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, कभी भी आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी बोले आप आराम से उसको कर लेंगे। तो देखिए उसमें होता क्या है, जैसे सेंटर में आप किसको रखेंगे, डेसिमल को रखेंगे, है ना, और इसकी बेस वैल्यू कितनी है 10। अब इधर हम रख लेते हैं बाइनरी को, है ना, इसकी बेस वैल्यू 2, और इधर रख लेते हैं ऑक्टल को, इसकी बेस वैल्यू 8, और इधर रख लेते हैं हेक्साडेसिमल को, इसकी बेस वैल्यू 16। अब देखिए डेसिमल से अगर बाइनरी में जाना होता है तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, कितना से 2 से, और जब बाइनरी से हमको डेसिमल में आना रहता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से 2 से। उसी तरीके से जब आपको डेसिमल से ऑक्टल में जाना होगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, और ऑक्टल से डेसिमल में जाना होगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। उसी तरीके से जो डेसिमल से आपको किसमें हेक्साडेसिमल में जाना होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड कितना से 16 से, और जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16। ये फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, 2-3 बार ऐसा कॉपी पे लिखेंगे ना आराम से ये दिमाग में रहेगा, और सब में से 2-2-3 दिन ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हो जाएगा, इजी है। जैसे ये किया ना वैसे ही, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम परफेक्ट है, ये अंडरस्टैंड करना आपको जरूरी है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का समझिए कि एक नींव है, इसी पे पूरा काम होता है। जैसे अभी कल के डेट में आप पासवर्ड एन्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो पासवर्ड एन्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, अलग अलग तरीके से कैसे हो रहा है। मतलब 16 कैरेक्टर की वैल्यू में 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, H भी आ रहा है, A भी आ रहा है, F भी आ रहा है, B भी आ रहा है। जब ये सब आप जानेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। और है कुछ नहीं, बस जैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना वैसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो ये तो कर लेना आप, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, उस पर चलते रहना है। और वो भी टास्क दिया तो वो भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सारे वेबसाइट्स को आपको देख के उसको ऑब्जर्व करके गैदर करना है, अभी आपने पूरा नहीं किया। हाँ तो मैं अगर उसको रिलीज कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो काम खत्म हो गया, कभी भी पूछ सकता हूँ, रिपोर्ट भी बनना है डेली। ये तो ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो तो डेली बनना ही बनना है। उसके बाद अगर आप खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप अपना रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि मैं डेली क्या करूं, क्या टास्क मुझे मिला है, कैसे मैंने इम्प्रूव करना है, क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूं, क्या क्या चीज़ मेरा छूट रहा है, वो सारा चीज़ खुद का भी एक अपना साइड में बना सकते हैं। मेरा रिपोर्ट तो चाहिए, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आईटी का जो है ना लैंग्वेज को हम कैटेगराइज कर दिए, हाई लेवल लैंग्वेज था, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल के 2 थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। लो लेवल में भी 2 था, एक मशीन लैंग्वेज था और एक असेंबली लैंग्वेज। हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम लोग काम करेंगे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज 2 तरीके से डिवाइड हो गया था, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड हम लोग इसलिए कर रहे थे कि जब हमें फ्रंट एंड पे काम करना होगा तो हम क्लाइंट साइड को यूज करेंगे और बैक एंड पे काम करना होगा तो सर्वर साइड को यूज करेंगे। उसी के दौरान हमने देखा था कि 3 चीजें ऑलवेज आईटी इंडस्ट्री में 3 जो मॉड्यूल होता है वो हमेशा काम आता है। एक क्या होता है हमारा फ्रंट एंड होता है ना, और दूसरा क्या होता है हमारा बैक एंड, और तीसरा क्या होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो अब फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज से हम लोग डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था क्या कि फ्रंट एंड अगर आपको जब डिजाइन करना होगा तो कैसे डिजाइन करेंगे, HTML में प्रोग्राम कर सकते हैं आप, CSS में आप लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं।
जब आपको बैकएंड पे पार्ट काम करना होगा तो PHP में लिख सकते हैं, ASP में लिख सकते हैं और JSP में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग PHP में लिखेंगे। उसी तरीके से जब डेटाबेस की बात आएगी तो आप कोई भी एक डेटाबेस उठा सकते हैं, MySQL, Oracle या फिर MS Access, इस तरह का डेटाबेस हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग MySQL लेंगे, है ना। तो अब बात आती है कि जैसे फ्रंट एंड अगर हमको डिजाइन करना होगा तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो टूल्स की जरूरत पड़ेगा। तो बेसिक टूल्स क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको एक वेबसाइट बनाना, तो कल मैंने बताया था कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि आप वेबसाइट अगर बनाते हैं तो मुझे समझाइए कि वेबसाइट होता क्या है। तो वेबसाइट को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक डेवलपर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि वेबसाइट क्या है, एक इंफॉर्मेशनल पेज है, एक इंफॉर्मेशनल प्लेस है, एक वर्चुअल प्लेस है जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से उसमें हम इंफॉर्मेशन को प्लेस करते हैं। वेबसाइट दो तरीके के होते हैं, एक डायनेमिक वेबसाइट होता है और एक स्टैटिक वेबसाइट होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो वेबसाइट जो होता है ना दो तरीके से होता है, एक स्टैटिक होता है और एक क्या होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक की बात करेंगे तो स्टैटिक क्या होता है, नहीं स्टैटिक मतलब ना जहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन को आपने प्लेस कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो इंफॉर्मेशन आपने एम्प्लॉयर ने डाल दिया आप उसको रीड कीजिए और वही आपका। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन है उस पर अगर आप अपना कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप उस पर रिव्यू डाल सकते हैं, फिर उस पर भी आपको रिव्यू मिलेगा। तो टू वे कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे फेसबुक है वो डायनेमिक है, फ्लिपकार्ट है डायनेमिक है ना, उसमें आप परचेज कर रहे हैं, डेटाबेस में एंट्री हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कमेंट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो सारी चीजें होती है ना। तो स्टैटिक और डायनेमिक। तो जब ये तो हो गया यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप वेबसाइट की बात करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस, मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। अगर मल्टीपल पेज को आप कलेक्ट करते हैं ना तो एक वेबसाइट बनता है। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द पेज, अब पेज नहीं बोलेंगे, इसको वेब पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेज इज इक्वल टू वेबसाइट। जैसे मल्टीपल वेब पेज आप बनाते हैं, छोटे छोटे वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज को आप अगर एक सर्टेन प्रोसेस में आप कलेक्ट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा कि वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स विद सर्टेन कंटेंट। मतलब एक सर्टेन कंटेंट को मल्टीपल टैग्स और एट्रीब्यूट्स के साथ आप अगर हायरार्की में लिखते हैं ना, वो क्या बनता है, एक वेब पेज बनता है। ठीक है, और वो टैग्स और एट्रीब्यूट्स की बात हम अभी आगे करेंगे, लेकिन यही होता है कलेक्शन ऑफ क्या, मल्टीपल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स विथ सर्टेन कंटेंट। ठीक है, समझ में आया। तो वेबसाइट क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। वेब पेज क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स इन सर्टेन फॉर्मेट, इन सर्टेन थिंग्स। ऐसा नहीं कि कोई भी टैग्स कहीं पे लिख दिया, मतलब उसकी भी एक हायरार्की होती है। जैसे अगर हम ड्रेसिंग करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि कहीं भी कुछ जूता माथा में पहन लेंगे और टोपी पैर में पहन लेंगे, नहीं, एक सर्टेन तरीके से अगर पहनेंगे तो एक प्रोफेशनल ड्रेस वो होगा वो, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि सर्टेन तरीके से हम जो टैग और एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वेब पेज, है ना। और जब हम वेब पेज बना लेंगे तो फिर उसको सर्टेन तरीके से हम जब कनेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेबसाइट हो जाएगा। समझ में आया, क्या समझ में आया। Collection of tags and attributes in certain form में वेब पेज बनता है और collection of वेब पेज से वेबसाइट। आपको अगर वेब पेज बनाना है तो आप क्या करेंगे, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स को सीखेंगे सर्टेन तरीके से लिखने के लिए, कंटेंट्स के साथ उसको यूज करेंगे और एक छोटा सा वेब पेज बनाएंगे, है ना। और जब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वेब पेज बना लेंगे तो उसको सर्टेन तरीके से आप उसको जब एक दूसरे से इंटरलिंक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वेबसाइट। कहीं को दिक्कत आ रहा है इसमें। जैसे अगर आप जो बहुत सारे वेबसाइट्स आप देखते होंगे, बहुत सारी कंपनी, जैसे अभी भी मैंने बोला आपको देखिए, जैसे हॉस्पिटल का वेबसाइट है, तो क्लिक करते हैं तो उस पर अलग अलग पेजेस खुलता है। तो जब भी क्लिक करते हैं तो अलग पेज खुलता है, तो अलग तरीके का उसमें स्ट्रक्चर आता है, कहीं पे फोटो है, कहीं पे डायग्राम है, कहीं पे कुछ है,
तो वो छोटे छोटे जो है ना अलग अलग वेब पेज है। क्या है वो? वेब पेज है ना। और वो वेब पेज जो है एक एक वेब पेज को अलग अलग टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के साथ उसको बनाया गया है। जैसे हम अगर घर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक एक रूम को ब्रिक्स को कनेक्ट करके हम दीवार खड़ा करते हैं। जब वो दीवार खड़ा हो जाता है तो ऐसे छोटे छोटे हम बहुत सारे रूम बनाते हैं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? घर हो जाता है। और अगर इसको लीवर प्रॉब्लम है तो वो जाएगा वहाँ क्लिक करेगा तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। जैसे ये डेवलपमेंट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बहुत सारे पेजेस पहले बनाते हैं और उन पेजेस को हम एक दूसरे से इंटरलिंक कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? ठीक है, सुनना क्या? तो अब बात करेंगे कि अगर एक वेब पेज मुझे बनाना होगा तो हमें क्या चाहिए। एक अगर मुझे दीवार खड़ा करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक बेसिक कंप्यूटर चाहिए अपने, जहाँ पे हम वेब पेज बनाएंगे, जहाँ पे हम कोड को लिखेंगे। क्या अब इस कंप्यूटर में क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? एक तो बेसिक आपको नोटपैड चाहिए, जहाँ पे आप टैग को लिखेंगे। नोटपैड पे ही हम टैग को लिखेंगे। उसके बाद जब हम कोई भी कोड को लिखते हैं तो उसको तो एग्जीक्यूट कराना होगा ना, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्राउजर चाहिए। इतनी चीजें हैं तो आप HTML प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। HTML क्या है ना कि एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। ये मार्किंग करके मतलब मार्कअप करके हम इसमें पूरे टैग्स को लिख देते हैं और वो ब्राउजर में जाके हमें एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये फ्रंट एंड का पहला स्टेप है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। बात समझ आ रही है? आप पूछेंगे कि सर ये नोटपैड क्या है, ब्राउजर क्या है? तो नोटपैड क्या है ना, हमारे कंप्यूटर में एक छोटा सा एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। कॉपी में आप लिखते हैं ऐसे ही व्हाइट कलर का, तो वैसे वहाँ मिल जाता है। उसी में हम क्या करते हैं? टैग को लिखते हैं। पूछेंगे ब्राउजर क्या है? तो ब्राउजर क्या है? एक छोटा सा हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में हम उसको इंस्टॉल करके रखते हैं। तो ये जो नोटपैड में हम कोड लिखते हैं ना, उसको हम ब्राउजर में ही एग्जीक्यूट होता है। तो जब हम नोटपैड में कुछ लिखेंगे तो ब्राउजर पे जाकर देखेंगे कि इसका अपीयरेंस कैसा आ रहा है। जैसे मैंने लिखा कि हेलो, तो देखेंगे कि ब्राउजर में हेलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लिखेंगे उसमें कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, देखेंगे कि वहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ हमारा पेज का, है ना। तो इसमें हम पेज बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे और उसमें एक नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करते के साथ आपको क्या करना है? सबसे पहले उस पेज को सेव कर लेना है। सेव करेंगे ना, तो पूछेंगे सर सेव करेंगे तो उसका तो कुछ नाम होगा। तो हर फाइल्स कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स होते हैं ना, हर फाइल्स को किसी न किसी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सटेंशन नाम का चीज आ गया। तो एक्सटेंशन क्या होता है ना, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हर इंसान के पीछे, हर इंसान के रग में एक ब्लड दौड़ रहा है। तो किसी का भी अगर हाथ कटेगा तो सबका ब्लड क्या है? रेडी है, लेकिन एक्चुअली में ब्लड ग्रुप है। तो उसी तरीके से ये सारे जो कंप्यूटर्स के फाइल्स होते हैं वो फाइल्स को लिखते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेंशन अलग अलग होता है। हाँ, जैसे अगर आप बात करेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, अगर किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड का नाम सुना आपने? MS वर्ड में आप कुछ लिखते हैं, सेव करते हैं, तो वो देखिए डॉक से सेव होता है। प्रेजेंटेशन का नाम सुना? PPT, पावर पॉइंट का, उसको जब आप बना के सेव करेंगे तो PPT में सेव होगा। C++ में आपने काम किया, उसके फाइल्स को आप देखेंगे तो .cpp, C++ का CPP में सेव होगा। उसी तरीके से जब आपके पास कोई फोटो है, कोई इमेज है, तो उसका देखिएगा .jpg में सेव होगा, या JPEG में सेव होगा, या GIF में सेव होगा। GIF वाला रहेगा वो थोड़ा एनिमेटेड टाइप रहेगा, जैसे झंडा है ना तो ऐसा लगेगा कि झंडा फहरा रहा है। GIF कोई टैडी गिरे तो ऐसा ऐसा करता रहेगा, चलता रहेगा, जीप फाइल रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कोई MP3 फाइल है तो .mp3 से सेव होगा, कोई वीडियो फाइल है तो .mp4 से सेव होगा, .avi से सेव होगा, इस तरह से .mbw से सेव होगा।
तो ये सबकी जरूरत है कि उसको एक एक्सटेंशन होना ही। जैसे कोई सिंपल टेक्स्ट फाइल है तो .txt से सेव होगा, जावा फाइल है तो .java से सेव होगा, HTML फाइल है तो .html से सेव होगा, PHP फाइल है तो .php से सेव होगा, CSS का फाइल है तो .css से सेव होगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो .js से सेव होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये डॉट के पहले क्या रहता है? कोई सा भी नाम। उसका नाम। नाम। जैसे मैंने यहाँ पे दिया xyz.jpg, ये भी तो एक फाइल ही है ना, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या है? JPG। इसका मतलब किस तरह का फाइल है? यहाँ अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ। ये ऑटोमेटिकली हाँ, मतलब नहीं, ये xyz है। अगर xyz.doc ये भी एक फाइल है, xyz.mp3 ये भी एक फाइल है, xyz.cpp ये भी एक फाइल है, xyz.js ये भी एक फाइल है। सब तो फाइल ही है ना, लेकिन सब अलग अलग बिरादरी का फाइल है, लेकिन नाम सबका क्या है? सेम। नाम क्या है सबका? तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये अलग बिरादरी? इससे ये JPG ये फोटो का फाइल है, ये कोई वर्ड का फाइल है, ये MP3 ऑडियो फाइल है, ये C++ का फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है, xyz.html यानी ये HTML का फाइल है। तो एक्सटेंशन से हम इसको समझते हैं, नाम तो सेम ही हो सकता है। मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मनोहर सिंह, मनोहर यादव, मनोहर गडेरिया, मनोहर प्रजापति, नाम तो सब सेम ही है, एक्सटेंशन सबका अलग हो रहा है ना? तो यही है इसका एक्सटेंशन। वो जो फाइल का जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, वही है उसका फाइल एक्सटेंशन। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फाइल एक्सटेंशन। विदाउट फाइल एक्सटेंशन कोई भी अब ये इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है? क्योंकि जब भी आपको एक सॉफ्टवेयर में जब इसको फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे ना, तो बोलेगा दिस फाइल इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर किसी फाइल को उसके सर्टेन सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो ओपन ही नहीं होगा। जैसे मान के चलिए MP3 फाइल है, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, MP4 फाइल है और उसको नोटपैड में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओपन होगा? या फिर कोई TXT फाइल है और उसको आप VLC मीडिया प्लेयर में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, प्ले होगा? नहीं होगा। सब अपनी अपनी बिरादरी के सॉफ्टवेयर के साथ वो चलेगा ना? समझ में आ रही बात? इसीलिए ये फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सर्टेन एक प्रोसेस होता है कि हमारा ये फाइल एक्सटेंशन है तो हम इसी सॉफ्टवेयर के साथ हम वैलिडेटेड है, हम इस सॉफ्टवेयर के साथ ओपन होंगे। इसीलिए जब हम नोटपैड में हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, तो हम इसको जब सेव करेंगे, क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो किसके साथ सेव करेंगे? .html के साथ। और इसके आगे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, x.html, y.html, ram.html, rahim.html, कुछ भी दे सकते हैं, है ना? तो ये हो गया हमारा क्या? HTML फॉर्मेट। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि अगर हमें प्रोग्राम करना है तो कैसे करें। तो ये तो नोटपैड हो गया। नोटपैड में आप क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद कैसे लिखना है? तो देखिए HTML में प्रोग्राम करना बहुत इजी है। HTML में आप प्रोग्राम करना मतलब समझिए कि एक बच्चा का खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें। दो चीज अगर आपके दिमाग में बस गया तो समझिए कि आपका प्रोग्राम है। दो ही चीज रखना है दिमाग, तीसरा कुछ रखना ही नहीं। हाँ, ये और ये इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन एंगुलर ब्रैकेट और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ओपन एंगुलर ब्रैकेट, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं स्लैश। लेकिन इकट्ठे जब ये दोनों आप लिख देते हैं HTML में, तो इसको बोलते हैं ओपन टैग। क्या बोलते हैं? ओपन टैग। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोज टैग। ये कोई दिक्कत है इसमें? और यहाँ पे बीच में कोई वर्ड आता है, जैसे अगर यहाँ पे HTML लिख दिया ना, तो यहाँ पे भी HTML लिखना है।
तो या इसका मतलब क्या हुआ कि HTML का टैग ये ओपन हुआ और ये HTML का टैग क्लोज हो गया। तो ये वर्ड चेंज होता रहता है, लेकिन इसी को बोलता है जैसे ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो ये ओपन टैग हो गया, और ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो क्या हो गया, क्लोज टैग हो गया। यही चीज है, ये इजी है कि नहीं है, यही याद रखना। अगर ये समझ में आ गया तो खत्म हो गया, कुछ है नहीं इसमें। ये चीज ही इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में आ गया ना तो HTML खत्म। कि ओपन टैग और क्लोज टैग, इसी में पूरी दुनिया इसकी सिमटी हुई है। अब उसी में ये वर्ड चेंज होता चला जाएगा, और इसके वर्ड इतने इजी है ना कि वो फैमिलियर रहता है। पूछेंगे कैसे फैमिलियर रहता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे टाइटल लिखूंगा तो नहीं समझ में कि टाइटल की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, तो आपको नहीं समझ में बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल, तो नहीं समझ में कि टेबल की बात हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पे लिखूंगा मैं लिस्ट, तो आपको लगेगा कि लिस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे लिखूंगा मैं इमेज, तो क्या समझ में आएगा, इमेज की बात हो रही है। तो कितना इजी है। लेकिन दिमाग में शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यही से होगा ना, ओपन टैग क्लोज टैग। क्योंकि सारे किसके अंदर लिखना है, ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करते हैं कि कौन सा कोड को कहाँ लिखना है, तो वो तो करते करते हो जाता है। तो जैसे मैं अगर मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना होगा तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, HTML से। टैग ओपन हो गया, अब ये कहाँ क्लोज होगा वो हम डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कहीं पे भी क्लोज कर दिए, है ना। तो HTML ओपन हुआ, उसके बाद फिर हम लिखते हैं हेड। HTML के बाद हेड। अब हेड के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। टाइटल में हम लिख दिया दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। अब बंद कर दिया टाइटल। अब देखिए HTML तो ओपन हो गया लेकिन अभी तो क्लोज नहीं हुआ है। हेड तो ओपन हो गया, अभी तो क्लोज नहीं हुआ, लेकिन टाइटल ओपन हुआ और यहाँ कुछ लिख के क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या क्लोज कर देंगे, हेड। देखिए हेड क्लोज हो गया, टाइटल लेकिन अभी तक नहीं क्लोज हुआ है। क्या सॉरी, HTML अभी तक क्लोज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, बॉडी। बॉडी के बाद यहाँ पे H1 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे हेडिंग, H1 क्लोज हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे P। अभी तक देखिए HTML क्लोज नहीं हुआ है। P यहाँ पे लिख देंगे दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। P क्लोज हो गया। देखिए H1 ओपन भी हुआ, क्लोज भी हो गया। P ओपन भी हुआ, क्लोज, लेकिन बॉडी अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बॉडी क्लोज करेंगे और अब जाके लास्ट में HTML क्लोज। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब सबसे पहले तो हेड लिखना ही लिखना है। हेड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे जैसे आप आगे करेंगे बढ़ेंगे ना तो पता चलता चला जाएगा कि क्या क्या है। हेड के बाद हम बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी के अंदर ही सारी चीजें लिखते हैं जो भी है। जैसे अभी H1 है ना, तो H1 का 6 प्रकार होता है, H1, H2, H3, H4 और H5 और H6। पूछेंगे सर ये क्या करता है, तो आप जब लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हायरार्की में आपको छोटा बड़ा करता चला जाएगा। H1 लिखेंगे बड़ा है, H2 लिखेंगे उससे छोटा, 3, 4, 5, 6 ऐसा। P क्या करता है, जब भी आपको कोई पैराग्राफ लिखना है ना तो फिर आप वहाँ पे P का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे वर्ड में आता है उसके हाँ। हेडिंग का भी। हाँ समझ में आया ये बात। और फिर ये लिखने के बाद आप इसको कैसे सेव करते हैं, कोई अपना page1.html, page2.html, my first page.html ऐसा करके आप उसको सेव कर लेते हैं। और फिर जब सेव जैसे ही करते हैं तो वो एक एक्सटेंशन बन जाता है। जैसे आप HTML में सेव करेंगे ना तो एक ब्राउजर का रूप ले लेगा वो ऐसा। अब पूछेंगे सर मुझे देखना है कि वो मेरा आया कि नहीं आया, तो जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ब्राउजर ऑटोमेटिक ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उसमें आपको देखेंगे जो लिखा है वो दिखेगा आपको। ये समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, ये कर लेंगे तो फटाक से करके दिखाइए प्रोग्राम। हाँ इसी तरीके से आपको